हेलो। ठीक है, शुरू करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास नंबर 2। विल कंटिन्यू विद नेशनल इनकम। जैसा मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, ये काफ़ी लेंदी और कंसेप्चुअल टॉपिक है, तो ध्यान से सुनेंगे। और आई वुड रिकमेंड कि साथ में अपना नोटबुक और पेन साथ में रखें और साथ साथ नोट करते रहें। ओके, ध्यान से सुनेंगे और नोट कर पाएंगे तो बहुत ही अच्छा है। चलो ठीक है। ओके, द ग्रेट डिप्रेशन, classical and modern economics, Keynesian economics, देन द मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, ये सब हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ओके, तो आज हम लोग कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट यहाँ पे टॉपिक नंबर 1, 2, 3, 4, एटलीस्ट ये 4 टॉपिक्स इस सेशन में कवर हो जाएं। ओके, छोटे से सिंपल से हैं प्लीज़। ओके, तो कंसेप्ट नंबर 1 इज डोमेस्टिक टेरिटरी। Okay, pause the video and read it first, then I will explain. ओके, होप आप लोग पढ़ चुके होंगे। मैं एक बार रीड आउट कर देता हूँ आपके लिए। डोमेस्टिक टेरिटरी और इकोनॉमिक टेरिटरी इज अ जोग्राफिकल टेरिटरी एडमिनिस्टर्ड बाय अ गवर्नमेंट। जैसे इंडिया का ये पूरा मैप है, तो दिस इज एडमिनिस्टर्ड बाय इंडियन गवर्नमेंट। ओके, विद इन विच पर्सन्स गुड्स कैपिटल सर्कुलेट फ्रीली। ओके, देखिए सर्कुलेट फ्रीली मीन्स आपको देखो दिल्ली से अगर कुछ बेंगलोर में अगर आपको कोई भी जाना है, बिजनेस करना है, तो आपको किसी से कोई वीज़ा लेने की ज़रूरत थोड़ी है भाई। ओके, दिस इज आवर कंट्री, दिस इज आवर टेरिटरी, तो आवर गुड्स एंड सर्विसेज, आवर पीपल कैन मूव फ्रीली विद इन इट। दैट्स व्हाट द कंसेप्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी इज, राइट? ठीक है, ओके। अच्छा, इसमें एक्सेप्शन क्या होता है? डोमेस्टिक टेरिटरी एक्सक्लूड्स फॉरेन कंट्रीज एम्बेसीज इन इंडिया एंड इंक्लूड्स इंडियन एम्बेसीज अब्रॉड। ये क्या होता है? देखिए, जैसे दिल्ली में आपका दूसरी कोई भी कंट्री है, चाइना की एम्बेसी है, ठीक है, तो चाइना की एम्बेसी इन दिल्ली, ओके, चाइनीज एम्बेसी इन दिल्ली, तो जो चाइना की एम्बेसी के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी भाई, अपना इकोनॉमिक, ऑब्वियसली दे विल डू द परमिजिबल लीगल एक्टिविटीज़ ओनली। तो जो उनकी वीज़ा सर्विसेज हैं, जो उनके एम्प्लॉयज़ जो उसमें होते हैं, उनकी कितनी सैलरी होगी, अपनी वीज़ा सर्विसेज के क्या चार्जेस होंगे, क्या प्रोसेसेस होंगे, वो तो चाइना डिसाइड करेगा ना भाई, राइट? भले ही दे आर इन आवर जोग्राफिकल टेरिटरी, लेकिन वहाँ उसके अंदर की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है उसको चाइना के कंट्रोल में है वो। सिमिलरली इंडियन एम्बेसी इन चाइना, तो वो इंडियन एम्बेसी, हम अपने जो एम्बेसडर्स हैं, जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको कितनी सैलरी देंगे वो इंडिया का काम है, राइट? तो इसीलिए जो एम्बेसीज होती हैं, वो जिस कंट्री की एम्बेसी है वो उसकी डोमेस्टिक टेरिटरी में काउंट होएगी। ओके, राइट? ठीक है, तो इसीलिए एम्बेसीज, कंसुलेट्स, इमिग्रेशन ऑफिसेज, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, साइंटिफिक स्टेशंस, ये जो है डोमेस्टिक टेरिटरी की डेफिनेशन में इन चीज़ों का ध्यान रखना होता है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अच्छा देखिए, सिर्फ जोग्राफिकल टेरिटरी या डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ ज़मीन नहीं इंक्लूड होती, इवन द वाटर, ओशियन भी जो है वो इंक्लूडेड होता है, राइट? तो ऐसे ऐसे दिस इज दी एरिया, ठीक है, तो बांग्लादेश में घुस गए यहाँ तक। तो ये जो है, देयर आर इंटरनेशनल रूल्स कि भाई कितने किलोमीटर तक के वाटर पे इंडिया हैज़ द कंट्रोल, ठीक है। जैसे इंडियाज टेरिटोरियल सी वेयर इट एक्सरसाइज full control like on land extends only 12 nautical miles। 12 nautical miles मतलब करीब करीब 22 किलोमीटर्स फ्रॉम द कोस्ट। तो यहाँ से 22 किलोमीटर्स तक का जो एरिया है, यहाँ पे कोई भी फिशिंग होती है, एक्सप्लोरेशन होता है, ऑल दैट कम्स टू द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, हमारे पास तो ये अंडमान एंड निकोबार आइलैंड भी हैं, तो दिस एरिया ऑल्सो इज पार्ट ऑफ इंडियाज डोमेस्टिक टेरिटरी, ठीक है। Even airspace above this geography is part of India's domestic territory, right?
नोटेड? ओके, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक इज फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। अगेन पॉज इट, रीड इट, नोट इट, आई विल एक्सप्लेन इट। ओके, देखिए फाइनल गुड्स जो होती हैं, वी ओनली इंक्लूड फाइनल गुड्स इन जीडीपी। इंटरमीडिएट गुड्स दे आर नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी टू अवॉइड डबल काउंटिंग। ठीक है, जैसे एग्जांपल देखिए, मान लो हमारे यहाँ वीट प्रोड्यूस हुआ 100 रुपीज़ का, तो वीट चला गया, गेहूँ जो है आटा वाले के पास चला गया और उसने उसको 130 रुपीज़ का आटा बना दिया उसको। और ब्रिटानिया कंपनी ने क्या किया, उस आटे को लेके उससे ब्रेड बना दी और उस ब्रेड को बेचा 150 रुपीज़ में, राइट? तो इफ़ वी स्टार्ट एडिंग ऑल दीज आइटम्स टू आवर जीडीपी, तो हम बोलेंगे भाई इंडिया का जीडीपी हो गया 100 + 1 230 और ये 380, कि इंडिया का जीडीपी हो गया 380, विच इज़ नॉट अ करेक्ट फिगर। क्योंकि जो ब्रेड है फाइनल, इसी में वो द गेहूँ, वीट, द फ्लावर, गेहूँ और आटा दोनों इसी में तो मिले हुए हैं भाई। ये दो दो बार काउंट कर दिया ना, राइट? ओके, तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए वी टेक ओनली द फाइनल गुड, और वी कैन टेक द वैल्यू एडेड एज वेल। हम डिटेल में आने वाली क्लासेस में करेंगे। जैसे एक फार्मर है, इसने कितना वैल्यू एडिशन किया भाई, इसने लेट्स से इसकी इनपुट कॉस्ट 0 थी, तो इसने 0 को 100 रुपीज़ का गेहूँ बना दिया। देन जो फ्लावर मिल वाला है, आटे चक्की वाला है, 100 रुपये का आटा तो इसको किसान से मिला था, राइट, एज एन इनपुट। इसने वैल्यू एडिशन कितना किया उसमें, 30। ओके, देन ब्रिटानिया कंपनी है, उसको 130 का आटा तो आटा मिल से मिल गया था ना। ओके, उसने कितना वैल्यू एडिशन किया, 130 की चीज़ को उसने 150 बना दिया, तो वैल्यू एडिशन डन बाय ब्रिटानिया कंपनी इज 20। तो असल में जो प्रोडक्शन हुई है वो फार्मर ने प्रोडक्शन करी 100 की, आटा चक्की वाले ने प्रोडक्शन करी 30 की, और ब्रिटानिया कंपनी ने प्रोडक्शन करी 20 की, तो टोटल प्रोडक्शन 150 ही हुई ना, राइट? तो इसीलिए आप अगर जो इंटरमीडिएट गुड्स हैं, जो आपका गेहूं है, आटा है, इसको भी अगर आप काउंट करने लगेंगे जीडीपी में, तो वो डबल काउंटिंग हो जाएगी, राइट? नोटेड? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देन फाइनल गुड की और डेफिनेशन क्या होती है भाई, कि इट इज़ मेंट फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। जैसे देखिए यहाँ पे ये फ्लावर मिल है, ये आटा कंज्यूम, ये थोड़ा ना कंज्यूम करेगा इस आटे को, ये तो आगे इस गेहूं को आगे आटा बना के भेज देगा, राइट? ब्रिटानिया कंपनी भी है, तो इसने जो ब्रेड बनाई, ये फाइनली जो कस्टमर के पास पहुंचेगी, दैट इज द फाइनल कंजम्पशन, राइट? ठीक है। और इन्वेस्टमेंट, जैसे भाई मान लो आपने कोई फैक्ट्री लगाई, फैक्ट्री में आपने मशीन्स खरीदी, ठीक है, तो जो मशीनरी है इन फैक्ट्री, दैट इज़ फॉर इन्वेस्टमेंट ना, वो तो लॉन्ग टर्म चलेगी आपकी, तो दैट इज़ ऑल्सो फाइनल, क्योंकि आप उस मशीन में कुछ प्लस या माइनस करके आगे उस मशीन को नहीं बेचने वाले हैं, राइट? यू विल बी यूजिंग दैट मशीन इन प्रोडक्शन। ओके, तो प्लीज नोट इट डाउन कि फाइनल गुड्स क्या होती हैं, द गुड्स विच आर मेंट फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। ओके, नेक्स्ट, सेम इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं, द गुड्स विच विल बी यूज्ड इन फर्दर प्रोडक्शन, और वो गुड्स जो विच हैव नॉट क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो ना, ये आटा जो है अभी भी इसमें फर्दर प्रोडक्शन होनी बाकी है, ब्रेड में कन्वर्ट होना बाकी है, तो इट इज़ इंटरमीडिएट, राइट? हाँ, यही आटा अगर आप फ्लावर मिल से आप अपने घर में खरीद के लेके आ जाते, तो अब तो आप इसमें कुछ प्रोडक्शन नहीं करने वाले ना, आप तो ठीक है उसकी रोटी बनाएंगे, जो भी बनाना है आपको घर में उसको बना के यू विल कंज्यूम इट, तो ये फाइनल बन जाता, राइट? ओके। और रीसेलिंग, रीसेलिंग मतलब क्या होता है भाई, यही ब्रेड अगर किसी दुकानदार ने ली होती, और दुकानदार जो ने 150 की ली, और ये अपने 10 रुपये प्रॉफिट ऐड करके 160 में कस्टमर को बेचा,
ओके, तो अभी भी ये ब्रेड जो है, जो रिटेलर के पास है, शॉपकीपर के पास है, तो ये फाइनल नहीं है, ये इंटरमीडिएट है, बिकॉज ही हैज़ नॉट बॉट इट फॉर कंजम्पशन, ही हैज़ बॉट इट फॉर फर्दर रीसेलिंग। ओके, ओके, ठीक है, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड इट थ्रू एन एग्जाम्पल एज वेल। देखिए, मिल्क बॉट बाय हाउस होल्ड्स, आप जो अपने घर में जो दूध लेके आते हैं वो क्या है, दैट इज़ फाइनल, कि आप तो उसकी चाय बनाएं, कॉफ़ी बनाएं, शेक्स बनाएं, तो वट एवर यू मेक इट, आप उसको आगे बेचने वाले तो नहीं है ना, यू विल कंज्यूम इट इन इन वट एवर फॉर्म यू वॉन्ट टू, ठीक है। लेकिन सेम मिल्क अगर किसी स्वीट शॉप ने या किसी चाय वाले ने लिया सेम मिल्क, तो वो तो ही इज़ नॉट कंज्यूम, ही इज़ नॉट गोइंग टू कंज्यूम इट ना, वो तो उसमें चाय पत्ती चीनी ऐड करके वो आगे बेचने वाला है, ठीक है। तो अभी उस इससे वो प्रोडक्शन करेगा और इसको फिर सेल करेगा, राइट। तो इट द मिल्क बॉट बाय द स्वीट शॉप इज इंटरमीडिएट, ठीक है। ओके, नेक्स्ट देखिए, इन्वेस्टमेंट के लिए एग्जांपल ये सेम मैंने मशीन वाला दिया था, मशीन्स बॉट बाय अ प्रोड्यूसर, एक फैक्ट्री है आपकी, आप मशीन्स खरीद के लेके आए, तो वो तो आपकी इन्वेस्टमेंट हो गई ना जी। आप उन मशीन्स को आगे ना तो कुछ उन मशीन्स को कुछ प्रोड्यूस करने वाले हैं, मशीन्स के थ्रू यू विल प्रोड्यूस, ओके, बट यू आर नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग विद दैट मशीन इन इटसेल्फ, ना आप उस मशीन को रीसेल करने वाले हैं। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नोटेड, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज द रेजिडेंट एंड सिटीजन। Again, as usual, I'm giving a pause to myself. Okay, you also pause the video and note it down pehle, then I will explain. Okay, done. देखिए, जो सिटीजनशिप जो होती है ये तो लीगल कंसेप्ट है ना। इफ अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ अ कंट्री, तो उसके पास सारे पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, वो वोट कर सकता है, इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, ठीक है, ही कैन पार्टिसिपेट इन दोज एक्टिविटीज़, वो गवर्नमेंट की जो फैसिलिटीज़ हैं वो ले सकता है, राइट। तो इट्स अ लीगल कंसेप्ट। जो रेजिडेंशिप होती है वो दैट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट बेसिकली, राइट, दैट्स एन इकोनॉमिक कंसेप्ट, ठीक है। ओके, तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ अ रेजिडेंट? देखिए, रेजिडेंट इज अ पर्सन और एन इंस्टीट्यूशन, कोई बिजनेस भी हो सकता है, whose economic interest lies in the economic territory of the country in which he lives. तो if someone is living in India, ठीक है, he is staying in India, there is one 183 day rule होता है एक, तो अगर कोई पर्सन 183 डेज 182 प्लस डेज अगर इंडिया में रहता है, मतलब 6 महीने, तो उसके जो टैक्सेशन एंड उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ दे विल बी एज एट पार विद द Indian resident, right? Okay, and if a person is staying less than 6 months in India, तो उसकी जो taxation and उसकी जो economic activities हैं, they will be treated as a non-resident की activities, okay? इसका हमारी नेशनल इनकम की कैलकुलेशन में ध्यान रखना होता है, ठीक है। एंड ये 183 डे रूल जो है, इट्स ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज फॉलो सिमिलर रूल, दे मे बी फ्यू एक्सेप्शंस। तो 6 महीने से ज़्यादा अगर कोई बंदा किसी कंट्री में रह रहा है, तो हम मान के चलते हैं भाई उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट यही है, फॉर द टैक्सेशन एंड इकोनॉमिक पर्पस उसको वहीं का रेजिडेंट माना जाएगा, ठीक है। ओके, सिटीजनशिप इज़ अ लीगल कंसेप्ट, इज दिस वी हैव टॉक्ड, ठीक है। हाँ, ये ध्यान रखिएगा, कुछ MCQ या कुछ ट्रिकी क्वेश्चन ये आ सकता है इसमें। इस रूल के एक्सेप्शंस क्या होते हैं? जैसे फॉरेन स्टूडेंट है, या कोई स्टूडेंट आया और 3 साल तक इंडिया में पढ़ने आया है, तो ही स्टेइंग हियर फॉर 3 years, बट स्टिल ही वोंट बी काउंटेड एज इंडियन रेजिडेंट, क्योंकि उसकी इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है ना इंडिया में, ही हैज़ कम हियर टू कंज्यूम एजुकेशन सर्विसेज, ओके, नॉट टू डू प्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज हियर, तो ही वोंट बी काउंटेड एज इंडियन रेजिडेंट। सेम अप्लाइज विद द टूरिस्ट हैं, पेशेंट्स हैं,
फॉरेन डिप्लोमेट्स हैं, आप चाइनीज़ एम्बेसी में चाइना का डिप्लोमेट है, चाहे वो 10 साल यहाँ पे रहे, बट ही इज़ वर्किंग फॉर चाइना ना, वो तो ठीक है, अपने देश के लिए काम कर रहा है भैया, वो इंडियन रेजिडेंट थोड़ा ना काउंट होएगा, ठीक है। कुछ WHO या UNO मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसमें भी अगर कोई फॉरेनर इज़ वर्किंग तो ही विल बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट, ठीक है। तो ये कुछ बातें जो ध्यान रखनी होती हैं, प्लीज़ नोट देम डाउन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द इनकम्स अर्नड बाय रेजिडेंट्स इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। जो नॉन रेजिडेंट्स होते हैं उनकी इनकम नेशनल इनकम में ऐड नहीं होती, लेकिन जो रेजिडेंट्स होते हैं उनकी इनकम नेशनल इनकम में ऐड होगी। नोट दिस पॉइंट डाउन, आगे चल के कहीं ना कहीं काम आएगा ये, ठीक है। ओके, नेक्स्ट जी, बॉक्स में जो क्वेश्चन है, ट्राई टू आंसर इट इन योर रजिस्टर, पॉज करके आंसर लिखो। ओके, आई होप आपने लिख लिया होगा। हाँ, देखिए, इंडियन वर्किंग इन US एम्बेसी इन दिल्ली, इज ही रेजिडेंट ऑफ इंडिया? द आंसर इज यस। देखिए, आप दिल्ली के हैं तो आपका घर भी यहीं पे है, यू आर कैरिंग आउट ऑल योर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ इन दिल्ली, आपके इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी यहीं पे हैं। अब इट्स जस्ट कि आप सुबह ऑफिस जाते हैं, वहाँ पे US एम्बेसी में अपना काम करते हैं और वापस आ जाते हैं, तो आप जो है इंडियन रेजिडेंट ही तो हुए भाई, बिकॉज योर इकोनॉमिक इंटरेस्ट आर इन इंडिया ओनली। ओके, ठीक है, ठीक है। इसकी इम्प्लीकेशंस आगे और करेंगे अभी हम। नेक्स्ट देखिए, डोमेस्टिक इनकम, अगेन एज यूजुअल, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। आई होप डन। ओके, देखिए, डोमेस्टिक इनकम होता है मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर। देखिए, डोमेस्टिक इनकम, पहले तो वो मार्केट वैल्यू, किसी भी चीज़ की मार्केट वैल्यू निकालनी है तो उसको क्या करते हैं हम, प्राइस इनटू क्वांटिटी, राइट। भाई जैसे आपने 10 ऑरेंजेस लिए, एक ऑरेंज 15 रुपये का है, तो द मार्केट वैल्यू ऑफ दीज ऑरेंजेस इज 150। तो ऐसे इंडिया GDP काउंट करेंगे तो जो भी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं उनका प्राइस इनटू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जस्ट ऐड देम, ठीक है। ओके, ऑफ ऑल फाइनल, देखिए ये हमने पहले भी बात की इस लास्ट स्लाइड में, सिर्फ फाइनल गुड्स ही इंक्लूड होती हैं GDP में, इंटरमीडिएट नहीं होती हैं। ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, अच्छा, जो इस साल में जो प्रोड्यूस हुई हैं वो इस साल का GDP का हिस्सा होंगी, राइट। जो लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुई थी वो लास्ट ईयर के GDP का हिस्सा होंगी, ऑब्वियसली, ठीक है। विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, देखिए डोमेस्टिक इनकम में डोमेस्टिक टेरिटरी अभी हमने बात भी करी थी लास्ट स्लाइड में, तो जो डोमेस्टिक टेरिटरी में प्रोडक्शन होती है वही डोमेस्टिक इनकम है, ध्यान रखना, राइट। ऑफ अ कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर, देखिए जैसे हमारे यहाँ इंडिया में हम ईयर कैसे कब से लेते हैं, वी टेक दिस फिजिकल ईयर ना, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ठीक है। कुछ कंट्रीज़ हैं जो कैलेंडर ईयर को मानती हैं अपना पूरा कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर, राइट। दे टेक कैलेंडर ईयर 1 जैन टू 31 दिसंबर, ठीक है, कोई नहीं, हमारे यहाँ तो 1 अप्रैल से नया साल स्टार्ट होता है एंड 31 मार्च को ईयर एंड होता है। और इवन स्कूल्स और एकेडमिक ईयर भी इसी हिसाब से चलते हैं, अप्रैल टू मार्च, ठीक है। तो मैं एक बारी इसको क्लीन करके एक बारी फिर से बता देता हूँ आपको। देखिए, डेफिनेशन का एक वर्ड इंपॉर्टेंट है जी, डोमेस्टिक इनकम इज मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एज वेल एज सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द ईयर, इस साल जो प्रोड्यूस हुई, और कहाँ प्रोड्यूस हुई, डोमेस्टिक टेरिटरी में। कब प्रोड्यूस हुई, इन अ ईयर, ईयर क्या होगा इंडिया में, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, ठीक है। तो इसलिए दीज आर द इम्पॉर्टेंट वर्ड्स इन दिस। आगे बढ़ते हैं भाई। अच्छा, डोमेस्टिक इनकम को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, NDP एट FC। अभी ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा होगा ये, हम फर्दर जब चैप्टर करेंगे तो यू विल गेट टू नो, ठीक है। ओके,
नेक्स्ट इज नेशनल इनकम। ठीक है, लास्ट स्लाइड है फॉर दिस सेशन। नेशनल इनकम क्या होती है? नेशनल इनकम इज द इनकम जनरेटेड बाय रेजिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हमारे कंट्री के लोगों ने कितना पैसा कमाया, अर्नड, राइट? जनरेटेड, अर्नड इज द की वर्ड, बाय द रेजिडेंट्स। जैसे आप एक इंडियन है, आप 2 महीने के लिए बाहर गए और आप वहाँ से 10 लाख रुपीज़ अर्न करके आए। ठीक है, आपको सैलरी मिली भाई वहाँ पे, सैलरी, कमीशन, वट एवर यू गॉट। ओके, तो ये 10 लाख रुपए की जो आपने प्रोडक्शन करी है, ये इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी में तो नहीं करी ना भाई। आप मान लो दूसरी कंट्री में गए थे, दुबई में गए थे आप, तो इंडिया की डोमेस्टिक इनकम में तो ऐड नहीं होगा आपका ये काम। लेकिन आप एक इंडियन रेजिडेंट हैं, ओके, और आप 10 लाख रुपए कमा के लेके आए, तो हमारे देश की कमाई तो हुई ना भाई, हमारे देश की कमाई तो हुई ना ये 10 लाख रुपए से। तो देश की कमाई में 10 लाख ऐड हो जाएगा, बिकॉज यू आर एन इंडियन रेजिडेंट। ठीक है, so the national income is income generated or earned by the residents of the country। ठीक है, ओके, ये इसका फॉर्मूला होता है। आगे जब करेंगे न्यूमेरिकल्स तो आपको ये और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि नेशनल इनकम इज इक्वल टू होता है डोमेस्टिक इनकम प्लस NFIA। NFIA होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, कि नेट हमारे रेजिडेंट्स ने बाहर से कितना पैसा कमाया, ठीक है, अर्न किया, राइट? आगे न्यूमेरिकल्स करेंगे तो और थोड़ा डिटेल में करेंगे इसको डिस्कस। ओके, तो NFIA इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, इसको जब आगे हम करेंगे तो हम बोलेंगे भाई नफिया बोल सकते हैं इसको। नफिया इज इक्वल टू फीफा माइनस फीटा। नोट कर लो भले ये फॉर्मूला कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। जैसे कि हमारे देश के लोगों ने मान लो 100 रुपीज़ कमाए बाहर से, और बाहर के लोग हमारे यहाँ से कमा के ले गए 80, तो नेट तो हमारे देश की इनकम में 20 एडिशन हुआ ना भाई, राइट? तो इसलिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फीफा माइनस फीटा। ओके, लास्ट सेंटेंस फॉर द डे। NFIA accounts for income generated by factors like dividend, interest, wages and salaries, profits। ठीक है, ये सारे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का पार्ट होते हैं। ठीक है, उन किसी भी कंट्री के बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब भाई जैसे आप दुबई गए तो आप वहाँ से कमा के लेके आएंगे ना भाई डॉलर्स में या दुबई की करेंसी में, तो भारत के खजाने, इंडिया के खजाने में डॉलर्स या फॉरेन करेंसी बढ़ेगी। ठीक है, सो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट। अलग से चैप्टर भी है, बाद में डिटेल में करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। ओके, ठीक है, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके ओके, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, सो दैट कि नेक्स्ट वीडियो जैसे ही आए आपको मैसेज मिल जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर योर टाइम, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर।